नमस्कार दोस्तों, डीकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रिवीजन टाइम में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैथ और रीजनिंग के लिए मैं हूं ना, है ना। मतलब क्या था कि सर मैथ और रीजनिंग में जो भी सवाल आए हैं सिलेबस में आपके सामान्य बौद्धिक क्षमता करके लिखा हुआ है, लेकिन सामान्य बौद्धिक क्षमता में वो मैथ भी आ जाती है, रीजनिंग भी आ जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 10 से 15 सवाल, है ना, 15 मैक्स हैं, 15 सवाल आपकी परीक्षा में, आरओ वाली परीक्षा में मैथ रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जिनमें रीजनिंग का रेशो ज्यादा होगा। तो अभी तक के जो आरओ के एग्जाम हुए हैं उसमें सारे मैथ के सवाल मैंने छांट लिए और वो सवाल बैठ रहे हैं करीब 50। तो मैंने ये सोचा है कि एक वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेते हैं और रीजनिंग के सवाल बैठ रहे हैं लगभग 150, तो एक वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो मैथ आप सब लोग जानते हो, मेरा इस वीडियो को कराने का उद्देश्य यह है कि कैसे आप ऑप्शन से भी मैथ का आंसर पकड़ सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है फिर भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैं अपने आप अपनाता हूं या फिर मैं देखता हूं कि मतलब जो है क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है अगर आप पे फॉर्मूलेटिक मैथमेटिक भी फॉर्मूला नहीं आ रहा है फिर भी, ठीक है। चलो तो आज की अपनी कक्षा शुरू करते हैं। आपको जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही पा रहे होंगे, देख के ही आए होंगे, आपकी जिम्मेदारी यह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करना है, ठीक है। आज मास्टर का मैथ में भी हाथ देख लो कैसा है। चलो खैर, तो आरओ की परीक्षा में मैथमेटिक्स से जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको हम आज एक साथ कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। सबसे पहले आप सबके लिए नई नई खुशखबरी, क्या डिकोड एग्जाम की एक नई प्रस्तुति आई है। क्या ये 10 प्रैक्टिस सेट आए हैं डिकोड एग्जाम के आपके आरओ परीक्षा के लिए। आपके जहां भी नजदीकी बुक स्टोर हैं, जहां से भी आपने हिंदी की किताब ली है डिकोड एग्जाम की, है ना, या तो वहां स्वयं ही मिल जाएगी, वरना उनको कहते रहना कि भैया ये किताब मंगवा दो। अन्यथा या और स्थिति में इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको इस बुक का अमेज़न फ्लिपकार्ट लिंक भी मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप वहां से भी इसको खरीद सकते हैं। इसकी क्या विशेषता है? सबसे पहली, मार्केट में कोई टेस्ट सीरीज ऐसी नहीं है जो बाइलिंगुअल आपको मिले। इस टेस्ट सीरीज की यह विशेषता है कि यह बाइलिंगुअल है, साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चंस हैं 31 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स इसमें समाहित है। एज इट इज एग्जाम जैसा फील आपको ये टेस्ट देते समय आएगा। और क्या विशेषता है? और ये विशेषता है कि प्रॉपर एग्जाम का ट्रेंड एनालिसिस करते हुए इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है और बहुत के कम दाम में आपको 10 टेस्ट बुकलेट की फॉर्म में मिलने वाले हैं। चलिए, तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगा लीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो बुक लेने में तो ये ऑफिस के 2 नंबर दिए गए हैं, इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अपना आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंक गणित अर्थमेटिक्स से क्या क्या सवाल आए हैं और उनको करने की क्या क्या संभावना हो सकती है। चलिए, तो पहला सवाल आपसे कह रहा है, ये देखो इस प्रकार के सवाल कैसे होंगे, कैसे हमें करने हैं, तो मैं आपको बताते चलता हूं। 343 है, ठीक है, 343। अब देखो ये खुद एक क्यूब नंबर है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, मान लो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है, और 343 किसका क्यूब होता है? 7 सत्ते 49 सत्ते 343, ठीक है। चलो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस आ गए हैं, तो -1/7 का क्यूब में इसको लिख सकता हूं, और -2/3 इसके पहले से है। अब क्या होगा? गुणा में जब घात इस तरीके से होती है तो ये हो जाएगा -1/7 की घात 3 गुणा -2/3। अब -2/3 से 3 कट गया, ये क्या हो जाएगा? -1/7 की घात कितना हो जाएगा? -2 बच गया। और कोई घात माइनस में होने का मतलब यह है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -7 की घात 2। मतलब घात अगर मैं माइनस से प्लस करूंगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, ठीक है। अब -7 की घात 2 या +7 की घात 2, दोनों का मान कितना होता है? 49। सर माइनस और प्लस दोनों का 49 क्यों होता है? क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो इस प्रश्न का
आंसर आपके कितना होगा, 49 होगा। ठीक है, जिनका मैथमेटिक्स कमजोर है वो 2-3 बार देख लेना, ताकि सवाल यहीं कहीं से घूम घाम के रहेंगे और आप परीक्षा में आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है? ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाए, ये लिख रहा है, देखो इसमें ये लिखा हुआ है 4 की घात 1/3, ये लिखा हुआ है 6 की घात 1/4, ये है 15 की घात 1/6 और ये है 245 की घात 1/12। अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। तो देखो, किसी ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आपकी मैथ पे उतनी ज्यादा कमांड या उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। जिन लोगों की है बेशक वो लोग करें, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो लोग क्या करेंगे, तो सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला हम लोग अपनाएंगे। घातों के अंश बटे हर का एलसीएम ले लेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे तो 3, 4, 6, 12। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पे एलसीएम लेना आता है, इतनी बेसिक सी चीज आपको आती होगी, वो मैं यहां बता नहीं पाऊंगा आपको, मतलब बता दूंगा लेकिन टाइम फिर फालतू जाएगा। तो इनका एलसीएम में लूंगा तो इनका एलसीएम आएगा 12 से क्या करूंगा, सब घातों में गुणा कर दूंगा। जब मैं सारी घातों में गुणा करूंगा तो ये जाएगा 4 की घात 12 गुणा 1/3, या मैं इसको लिख लूं 3 से काट के 4 की घात 4। इसी प्रकार ये 1/4 है तो इसमें 12, 6 की घात 1/4 गुणा 12 जब मैं घात में करूंगा तो ये हो जाएगा 6 की घात 3। इसी प्रकार ये 15 की घात 1/6 है, इसमें 12 की गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 15 की घात 2 और ये हो जाएगा 245 की घात 1। अब आप इनको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। तो 4 की घात 4 का मान कितना होगा, 4 चौक 16, चौका 64, चौका, ठीक है, तो ये आ जाएगा 216, 6 चंग 36 छक्का। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप इसको देख लेंगे, 15 की घात 2 का मान 225, ठीक है, और 245 की घात 1 का मान 245 आ जाएगा। तो 4 की घात 4, 6 की घात 3, इस तरीके से आपने चीजें लिख ली। ठीक है, इस तरीके से आपने चीजें लिख ली। अब देखते हैं कि इनमें कौन सी संख्या बड़ी होगी। ठीक है, इनमें कौन सी संख्या बड़ी होगी, सॉरी, 4 की घात 4 का मान 256, 256, ठीक है, और ये हो जाएगा 216। अब देख लो कौन सी संख्या बड़ी है, सर 4 की घात 4 बड़ा है। जब 4 की घात 4 बड़ा है तो यहां से 4 की घात 1/3 ही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ये प्रोसेस आप समझ गए तो आप इस सवाल को आसानी से करके ले जाओगे। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या ए। इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में खूब पूछे गए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो सिंपल तरीका है, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो भाग करके देख लो, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन वो बेसिक है, वहां से सवाल हो जाएगा। लेकिन मैंने इसमें एक चीज पहचान ली कि 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, सब में क्या है, सब 13 के डिविजिबल है, 13 से डिवाइड हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इनको सबको डिवाइड करूंगा। जैसे सबके नीचे अगर 13 हो जाए, मतलब किसी भी भिन्न का अंश बटा हर में सब सेम हो जाए, तो मैं आसानी से देख सकता हूं कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। अब इसको 13 बनाने के लिए मुझे 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 2 से मैं पूरी भिन्न को भाग दूंगा, ऊपर भी भाग दूंगा नीचे भी भाग दूंगा। इसी तरीके से 39 से भी मैं पूरी, मतलब 39 को 13 बनाने के लिए मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अंश को भी डिवाइड करूंगा, हर को भी डिवाइड करूंगा। ऐसे ही 33 को 52 को 13 बनाने के लिए मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर भी करूंगा और नीचे भी करूंगा। देखो तो ये तो हो जाएगा 9/13। दूसरा 2 से इसको बांटो तो 17 को 2 बांटा मतलब 8.5, 8.5/13 हो जाएगा। फिर 39 को आप बांटोगे 3 से तो 28 को 3 से बांटोगे तो 3 नेम 27 है ना, 9.33/13 हो जाएगा। और इसको 33 को 4 से बांटोगे तो 4 7 28, 4 8 32, 1 और 1 का हो जाएगा 25, ठीक है, बटे 13।
अब वो पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। जब भिन्नों के हर समान हो गए तो अंश जिसका बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। मतलब क्या हो गया सर, तीसरा वाला अंश सबसे बड़ा है, 9.33 है, तो वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। देख लो इसमें तीसरी वाली भिन्न कौन सी है, 28/39। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसी पैटर्न पे अगर सवाल रिपीट होके आएंगे तो आप आसानी से कर पाओगे, इसलिए मैं सरलतम विधि इनकी बता रहा हूं, ताकि यही वीडियो 2-3 बार देख लोगे ना दोस्त, दिमाग में घुस जाएंगी बातें, और दिमाग में घुसना बहुत जरूरी है। चलो आगे चलते हैं, अब इसको जोड़ते हैं। देखो इसमें घबरा जाएंगे, इसमें क्या करेंगे, पहले गुणा भाग करके, नहीं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1.5। एक सही 1/2 का मतलब क्या है, 1.5, और 1.5 का क्या मतलब है, 1 + आधा। बताओ गलत है, ठीक है। ऐसे ही इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 11.5। अब ये गुणा में नहीं है, ध्यान रखना, प्लस में है, ठीक है। अब 11.5 का मतलब क्या है, 11 + आधा। ऐसे ये क्या है, 111 मान लो, 111 साढ़े, मतलब अरे यार मैं मतलब देसी स्कूल का पढ़ा हुआ वाला हूं, तो हिंदी में आपको बता रहा हूं, 111 हो गए। अब 111 का मतलब क्या हो गया, 111 और आधा। मैंने क्या किया, इस आधे आधे को, आधा ये, आधा ये, आधा ये और आधा ये 4 आधे आधे मिलकर, मतलब 2 आधे मिले बना 1, और 4 आधे मिले तो बने हम और तुम, मतलब 2, ठीक है। चलो बाकी इन सबको जोड़ लिया। ये कितना हो गया, 1 1 1 1, ये 1 है, फिर 1 1 है, फिर सिंगल 1 है, इन्हें सबको जोड़ लिया, ये हो गया 4 3 2 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और 2 ये रहे तो 2 इसमें जोड़ देंगे, तो इसका आंसर होगा 1236। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 1236, ठीक है। जोड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। चलो अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या में 4 घटा दें, ठीक है, तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम, आपको यह शब्द पकड़ना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, मान लो संख्या a है तो इसका व्युत्क्रम होता है 1/a। व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है तो वह संख्या क्या है। भाई साहब x के चक्कर में पढ़ोगे तो समझ लो कि सब चक्कर खराब हो जाएगा। x के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो आप समझ रहे हो वो वाला भी, और जो मैं समझाना चाह रहा हूं ये वाला भी, इसके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। मतलब ऑप्शन से अपन सवाल पकड़ेंगे। देखो कैसे, ऑप्शन से कैसे करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से कैसे सवाल करेंगे, ये कह रहा है कि किसी संख्या में से 4 घटा दें, इनमें से 4 घटाओ, ये रह जाएगी 6, ये रह जाएगा 5, ये रह जाएगा 4, ये रह जाएगा 3। 4 घटाने, 4 घटा दे तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाएगा। अब देखो व्युत्क्रम यानी 6 और 1/6 को अगर मैं 21 से गुणा कर दूं, 21 गुना हो तो वो यही संख्या रिपीट हो जानी चाहिए। मतलब मैं कहूं कि तुम दुगने हो गए तो आपका नाम गुणा 2, यही तो करूंगा, तभी तो मुझे लगेगा कि आप दुगने हुए कि नहीं हो गए, है ना। तो इसी तरीके से ये संख्या अपने व्युत्क्रम का 21 गुना होगी। तो 21 गुना मतलब 6 बराबर 1/6 गुणा 21, तभी तो बात बनेगी, ठीक है। समझ गए ना, तुम ये किया, लेकिन भाई साहब ये तो बराबर आया ही नहीं। फिर 1/5 को 21 से गुणा किया, ये भी नहीं कटेगा। ऐसे ही 1/4 को मैंने 21 से गुणा किया, ये भी नहीं कटेगा। फिर 1/3 को मैंने क्या किया, 21 से गुणा किया, तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगी आपकी संख्या 7, जो आपकी ये है, ठीक है। बाकी ये तो कोई डिविजिबल हो ही नहीं रहे हैं कि संख्या ये आ पाए। तो क्या हुआ कि 7 ऐसी संख्या है, ठीक है। अब 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/7 हो जाएगा। 7 ऐसी संख्या है जिसमें से अगर मैं 4 घटा दूं, मतलब 3 रह जाए, तो वो अपने व्युत्क्रम के कितने के बराबर हो जाएगी, अपने व्युत्क्रम के क्या कहते हैं, व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर हो जाएगी। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 हो जाएगा अपने व्युत्क्रम का 21 गुना। अगर उसमें से 4 घटा दे तो वह संख्या अपने व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 7। चलो आगे चलते हैं, छठा सवाल देखते हैं। तो ऑप्शन से आपने ऐसे कर लिया, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी अपन का ऑप्शन से ही होगा। एक्स एक्स करोगे दिमाग खराब हो जाएगा, एक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। देखो यदि दो संख्याओं का योग कितना है, 10 है, ठीक है। सबसे पहली बात, दो संख्या जो है इनका योग 10 है और उनके वर्गों का योग कितना है, 52 है। उनके वर्गों का योग 52 है, तो दोनों संख्याएं कौन सी हैं। अब देखो 7, पहले तो इनमें देख लो क्या सबका योग 10 10 है, 10 10 है, फिर आगे की बात करेंगे, वरना वहीं हटा
देंगे तो इनमें सबका योग 10-10 है दोनों संख्याओं का, प्लस उनके वर्गों का योग 52 करो। 9 और 7 7 49, क्या 52 हुआ? नहीं। 4 चौक 16 प्लस 36, क्या 52 हुआ? हाँ। फिर इनका देख लो, 4 और 8 64, ये तो और ज्यादा पड़ गए। 9 ने 81 और 1, ये तो और ज्यादा पड़ गए। मतलब संख्या कौन सी होंगी? 4 और 6। इन दोनों संख्याओं का योग है 10 और इनके वर्गों का योग है 52। अब ए वी के चक्कर में पढ़ते, एक्स के चक्कर में पढ़ते तो लंका लग जाती इस सवाल में। और ऑप्शन से देखो कितना इजी हो गया। तो सवाल पहली प्राथमिकता आपकी होना चाहिए ऑप्शन से हल करने की, और ऑप्शन से हल ना हो तब हम उसका दूसरा तरीका खोजेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहां गणितज्ञ नहीं बनना है, आपसे सामान्य बौद्धिक क्षमता वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो पता लगे कि उसी में टाइम गवा लो अपना, उससे कुछ नहीं होना है। जीएस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे, करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान दोगे, हिंदी पे ज्यादा ध्यान दोगे, उतना स्कोर खींच लोगे। चलो फिर वही आ गया, दो संख्याओं का योग कितना है? 10 और उनके वर्गों का अंतर कह रहा है। अब की बार अंतर कितना है? 40 है। तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी? अभी देख लेता हूं। 10 किस किस संख्याओं का योग हो सकता है? 1 और 9 होगी, 2 और 8 होगी। सारी लिख लो, 2 मिनट लगेंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, या ऐसे कर लो कि जो ऑप्शन दिए उनके साथ कौन कौन सी हो सकती है, तो सारी लिखने की जरूरत ही नहीं है। लो, है ना, दो संख्याओं का योग 10 है, मतलब 5 और 5 हो सकती है, 7 और 3 हो सकती है, 9 और 1 हो सकती है, 11 से तो कोई मतलब नहीं। उनके वर्गों का अंतर कितना है? 40। तो इनके वर्गों का अंतर तो खत्म हो गया। इनके वर्गों का देखो, 7 7 49, 3 3 9, तो वर्गों का अंतर कितना हो गया? 40 हो गया। मतलब कौन सी बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 7, और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? 3। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से ही सवाल को फटाफट पकड़ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 9 है, वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन अब तक पसंद आ रहे हैं, तरीका पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक तो कर रही है और साझा भी करना है। ठीक है, कि देखो जीएस वाला मास्टर जब मैथ पढ़ाता है तो कैसे पढ़ाता है। खैर चलिए, बाकी आपको यह भी बताना है कि अगर जो है आपको ये क्लास पसंद आएगी, आपको चीजें अच्छी लगेंगी, तभी मैं रीजनिंग आगे दूंगा, है ना। आप व्यूज दोगे, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स दोगे, खराब भी दे सकते हो, कोई चीज समझ में ना आए तो। चलो, दो संख्याओं का योग कितना है? 9 है। और उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है? अगर संख्या a है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a का योग कितना है? 1/2 है। तो संख्याएं कौन सी होंगी? ढूंढ लेते हैं कौन सी होंगी। ये डबल टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। संख्याएं कौन सी होंगी? देखो 1 8, अब 1 और 8 का योग 9 है। ठीक है, 2 7 का 9 है, 3 6 का 9 है, 4 5 का 9 है। इनके व्युत्क्रम और चेक करते हैं कि 1/1 करूं और 1/8 करूं। अरे भाई साहब, ये तो खुद ही 1 हो गया, तो आधा कहां से होगा? 1/2 करूं और 1/7 करूं, तो 1/2 तो यही हो गया। वो कह रहा है कि दोनों का योग 1/2 है, तो ये भी नहीं होगा। फिर 1/3 करूं और 1/6 करूं, इन दोनों को जोड़ूं तो एलसीएम आएगा 6, और एलसीएम आएगा 6 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, 3/6 मतलब 1/2। तो मतलब व्युत्क्रम का योग 1/2 है और दोनों संख्याओं का योग 9 है। संख्या मुझे मिल गई 3 और 6, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन से देखो खट्ट से हो गया, और ए और बी और एक्स और टैक्स मानते चलो, गड़बड़ाया जाएगा मामला। ठीक है, तो अंकगणित के मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जाएंगे। आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत ना है जी। ठीक है, चलो, -100 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का योग है। अब देखो, इसमें घबराना नहीं। अरे सर, 100 को विभाजित कैसे करूंगा सर, मैं तो परेशान हो गया, खोपड़ा पे हाथ रख के बैठ गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। संख्याएं लिखो ना, लिखना शुरू करो, देखो कितनी संख्याएं आएंगी कुल। -100 कहे या 100 कहे, -100 को भी विभाजित करेगी, 100 को भी विभाजित करेगी। माइनस आपके कंफ्यूजन के लिए लगाया है। देखो, 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, नहीं, 4 से होगा, 5 से होगा। फिर क्या बताओ, जिस संख्या के लास्ट में 0 होता है वो 5 से तो डिविजिबल होता ही है, तो 5 वाले। अब देखो, क्या 6 से होगा? 7 8, 8 से भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 80 और फिर 8 से भी नहीं होगा। 9 फिर सीधे 10 से होगा, 15 से भी नहीं होगा, 20 से होगा, 20 के बाद 25 से हो जाएगा, 25 के बाद सीधे फिर किसी से नहीं होगा, क्योंकि 25 चौका 100, और फिर कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिससे विभाजित हो जाए, सीधे 50 और सीधे 100। वो पूछ रहा है कि प्राकृत संख्याओं का योग कितना है?
जोड़ो 50, 100, 150, 175, 195, 200, 210, 214, 216 और 217। तो कितना होगा टोटल? उन संख्याओं का टोटल योग 217 होगा। सर मैं तो घबरा गई, 100 तक की संख्याएं कैसे लिखनी है? घबराने से काम थोड़ी चलेगा लाली, सवाल ऐसे ही करने पड़ेंगे, ठीक है। जहां कुछ समझ में ना आ रहा हो बिल्कुल बेसिक तरीका लगाओ, क्या दिक्कत है? यहां आपको टाइम की बाध्यता थोड़ी ना है, यहां आपको 20 मिनट में 50 क्वेश्चन थोड़ी ना करने जो आपको सबकी ट्रिक याद करनी है ना। जहां सरलता से हो सके, मैं आपको क्लास मेरा कराने का मेन एम यही है कि आप पकड़ सकें कि सवाल आपको किस तरीके से करना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। यदि 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है, किस प्रकार है कि उसके अंकों को आपस में बदलने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो भाई साहब, इसका क्या मतलब है? संख्या हो गई ए। मान लो ए कोई संख्या है, 11 है, 22 है, 33 है, 44 है। ये ऐसी संख्या है कि अगर सर ऐसा करके पलट दूं ना, गोली सी घुमा दूं इसकी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। इसकी गोली घुमा दूं, ऐसा करके कर दूं 11 को, तब भी 11 लगेगा। 22 को घुमा लूं सर, तब भी 22 ही लगेगा। तो अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस संख्या का वर्ग पूछ रहे हैं चाचा। अब देखो 10 से 50 तक ऐसी संख्या ढूंढो जिनको चेंज कर दो तो कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। साथ में वो क्या कह रहे हैं? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 11 हो सकती है 10 से 50 के बीच में, 22 हो सकती है, 33 हो सकती है, 44 हो सकती है। लेकिन दूसरी कंडीशन है मेरी, अभाज्य होना चाहिए। दीदी भी भाज्य हैं, दीदी भी भाज्य हैं, भैया भी भाज्य हैं, ये सब भाज्य हैं, सब 11 से कट सकते हैं। लेकिन मैं हूं अकेला जो भाज्य नहीं हूं, अभाज्य हूं। अरे गाल कट गया मेरा, कोई गरिया रहा है, ठीक है। चलो, तो वो अकेला 11 क्या है? अकेला जो है अभाज्य है, वही पूछ रहा है और उसका वर्ग पूछ रहे हैं भाई साहब। तो 11 का वर्ग कितना होता है? ये तो मम्मी ने बचपन में याद कराए थे, 10 तक के तो कराए थे, 11 का मैंने याद कर लिया था, 121। तो वही है 121, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परिमेय और अपरिमेय क्या होती है। परिमेय जिसको पर काट के विभाजित कर सकूं, मतलब जिसको a बटे b के फॉर्म में लिख सकूं, दैट इज परिमेय। और जिसको a बटे b के फॉर्म में ना लिख सकूं, दैट इज अपरिमेय। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, मत कहो कि अरे परिमेय लिख दिया, p ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। चलो खैर, तो अपरिमेय संख्या कौन सी है? 9 को मैं 9 बटे 1 लिखूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मम्मी ने बताया था बचपन में कि किसी भी संख्या के नीचे बटा 1 लिख दो, कोनो फर्क नहीं, ठीक है। तो वही कोई फर्क नहीं है। 1 बटे 9, दीदी तुम तो हो ही हो अपरिमेय, है ना, आप तो परिमेय हो, सॉरी आप भी परिमेय हो। फिर 0.09 और ये, अब देखो इसका वर्गमूल d का कर रहा हूं मैं, तो 0.03 गुणा 0.03। जब बचपन में हमें सिखाया गया था, ये तो याद ही होगा कि जब दशमलव वाले अंकों की गुणा करते हैं तो देखते हैं बेटे दशमलव के पीछे कितने नंबर हैं। दशमलव के पीछे जितने नंबर होते हैं दशमलव उतने ही सरका के लगा देते हैं। जैसे 3 3 9, लेकिन 2 अंक है दशमलव से पहले, तो दशमलव लगाना है तो मैं 0 लगाऊंगा और 0.9 लगाऊंगा। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मतलब इस संख्या को हम 0.3 के रूप में लिख सकते हैं, या इसको मैं परिमेय में लिखूं तो 3/10 लिख सकता हूं। मतलब ये भी हो गई। लेकिन ये दीदी ऐसी हैं कि इनको मैं परिमेय के रूप में व्यक्त नहीं कर सकता, यह अपरिमेय संख्या ही है, इस संख्या को मैं बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो वही पूछ रहा है अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो अपरिमेय मतलब जिसको a बटा b के फॉर्म में ना लिखा जा सके। चलो आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या के 3/8 तथा 2/7 का योग 370 हो तो वो कौन सी संख्या होगी? ठीक, देखो इस सवाल को कैसे पैतरे से पकड़ते हैं। देखो मैं करूंगा इसको ऑप्शन से, और मैं ऑप्शन से ना भी करके ना ऐसी आंसर दे दूंगा। देखो कैसे, सर आप तो याद करके आए हो। नहीं बाबू, देखो 3/8 है, मान लो a का 3/8 है, प्लस a का कितना है? 2/7 है। अब ये a क्या होना चाहिए? जो जुड़ के पूर्णांक संख्या आ रही है ना, तो जुड़ के पूर्णांक संख्या कब आएगी? जब a 8 से भी डिविजिबल हो और a 7 से भी डिविजिबल हो। यहां से पकड़ो, है ना। आपको ना पकड़ लो, जो मेरी बात पकड़ पा रहे हो वो पकड़ लेना, वरना सब लोग इसका 3/8 और इसका 2/7 करके देख लेना, ठीक है। फिर अब 8 से और 7 से डिवीजन पकड़ो। क्या 52 8 से और 7 से डिविजिबल है? नहीं। 54 है? नहीं। 50 है? नहीं। 56 है? 560 ही होगा, यही विभाजित होगा तभी तो जुड़ पाएगा। चेक कर लो, 560 गुणा 3/8, तो 8 सत्ते 56, 70 7 21, 210, और ये 560 गुणा
2/7, 7 अट्ठे 56, 80, 8 दूनी 16, 160 जोड़ा 7, 370। वही पूछ रहा है कि दोनों का योग कितना होगा, 370 होगा। ठीक है, चलो तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप यही प्रक्रिया चारों ऑप्शन में अपना सकते हैं, वो कटेंगे ही नहीं तो आपको खुद पता चल जाएगी। जब कट ही ना रहे तो क्यों जबरदस्ती काटना है, जो सिंपल से कट रहा हो उसको उठा लो, और मैंने जो पैतरा बताया है वो समझ गए हो तो बाजी वाह। चलो आगे चलते हैं। एक लड़के ने कहा गया कि वह एक संख्या के आदेश को 6 से भाग कर दे। अरे भाई साहब कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है सवाल में। देखो कैसे करेंगे, है ना, आधे को 6 से भाग कर दे और फिर बचे हुए को 10 से भाग कर दे। तो संख्या कितनी मान लो, संख्या मान लो तुम बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या मानो जो 6 से डिविजिबल हो जाए, वरना दशमलव वशमलव में कहानी चलेगी। तो 6 से डिविजिबल करोगे, क्या ले लो जो आपका मन हो, 60 ले लें। लो भाई साहब 60 ले ली, 600 ले लो, खूब बड़ा नंबर लो। सर 6000 ले लो, वे कनपटी मतलब 6000 नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो तो 600 मैंने ले लिया। अब वह क्या कह रहा है, एक लड़के से कहा गया, आपसे ही कहा मैंने, कि वह एक संख्या के आधे को, मतलब इसके आधा मतलब 300 को किससे भाग कर ले, 6 से भाग दे ले। शेष आधे को मतलब बचा हुआ जो 300 है उसको काय से भाग दे ले, 10 से भाग दे दे, और प्राप्त उत्तरों को जोड़ दे। मान लो मैं भाग देता तो 6 पंजे 30, ये आता 50 और ये आता 30, टोटल हो जाता 80। ठीक है, अगर जैसे मुझसे कहा गया मैं वैसे करता, लेकिन मैं हूं शैतान खोपड़ी का व्यक्ति, मुझे लगा देर से कौन करेगा, एक बार में कर देते हैं। देखो इन्होंने भी करा, उसने समय बचाने के लिए, बचे हुए समय में किसी से मिलने जाना था इसलिए उसने समय बचाया, और समय बचाने के लिए संख्या को क्या करा, 1/2 और 6 + 10 मतलब गुणा 16, है ना, इससे डिवाइड कर दिया, इससे भाग दे दिया। बोले यही तो कह रहे हो, एक बार 6 से कर दे, एक बार आधे, मैं दोनों को जोड़ के कर दे रहा हूं, है ना। तो उसने क्या करा, समय बचाने के लिए पूरी संख्या को मतलब 8 से भाग दे दिया, तो उसका प्राप्त उत्तर वास्तविक उत्तर से होगा। अब देखो 600 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 सत्ते 56, बचे 4, 40, 8 पंजे 40, 75 आएगा। और वैसे कितना आ रहा था उत्तर, 80 आ रहा था। तो उसका उत्तर जो प्राप्त होगा वो वास्तविक से क्या होगा, वास्तविक से कम चाचा का आंसर प्राप्त होगा। मतलब हमारे हिसाब से क्या उत्तर सही हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, कम प्राप्त होगा। और यहां अगर तुम एक्स के चक्कर में पड़े तो मतलब समझ लो कि जिंदगी खराब हो जाएगी, है ना, वो वास्तविक जीवन में भी और यहां पे भी। क्यों, संख्या मान के कर लो ना, इजी जाएगा, x बटे फलाना, x बटे ये, तो x से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया कार्यक्रम चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। सवाल के नेचर समझा रहा हूं, ऐसा सवाल आए कि ज्यादा दिमाग मत लगाना। फिर कह रहा हूं जिनका गणित कमजोर है 2-3 बार इसे ही घोट लेना, काम चल जाएगा आपका। आगे चलते हैं। यदि 5, 10, 15 और x का औसत, फिर x आ गया, ये ससुरा पीछा नहीं छोड़ेगा। x का औसत 20 है तो x का मान कितना है। औसत का मतलब क्या होता है, मम्मी ने मुझे 2 रुपए दिए, भैया को 3 दिए, दीदी को 4 दिए, रामू को 5 दिए। तो औसत का मतलब क्या है कि मैं सबको जोड़ लूं और चारों में बराबर बांट लूं, यही तो है औसत का मतलब। तो इसने क्या करा, इसने जो है दे दिए इसको, है ना। तो मतलब औसत का मतलब यही है कि सारे जोड़ लो और बराबर बांट लो। ठीक है, 5, 4, 9, 3, 12 और 2 14, तो इसको बढ़ा लेते हैं और इसको कर लेते हैं। 7 रुपए दिए मम्मी ने, समझने में इजी जाएगा इसलिए करवा रहा हूं। ठीक है, इसको 7 रुपए दिए तो 7, 4, 11, 3, 14, 2, 16। अब ये टोटल 16 रुपए हो गए, 4 लोगों में बराबर बांटने हैं। तो ये भाई साहब 2 इसे दे देंगे, मतलब इसके पास 4 आ जाएगा। फिर भी इनके पास 5 रह गए तो 1 इसे दे दिया, 1 इन्हें दिया तो इनके पास भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, मतलब सब 4-4 हो जाए, दैट इज औसत। अब देखो, अब इनका औसत कितना है, 20 है, तो x का मान कितना होगा। अब देखो, इसे 20 बनाने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे, 15, इसे 20 बनाने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे, 10, इसे 20 बनाने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे, 5, और x तो खुद 20 भी होना चाहिए, तभी तो औसत 20 आएगा। मतलब इनमें 15 जोड़ दूं, इसे 20 कर दूं, इसे 20 कर दूं, इसे 20 कर दूं और x को 20 कर दूं, तो औसत 20 आ जाएगा। तो मैंने इनमें जितने कम कम है उन्हें जोड़ लिया, और 20 तो 15, 5 20 और 10 30 और 20 50 वो संख्या होनी चाहिए, तब इनका औसत कितना आएगा, 20 आएगा। तो इस तरीके से आप भी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, चलो, या फिर ऐसे कर सकते हैं, सबको जोड़ के 20 × 5 बराबर x, फिर वो x करके अपना आंसर निकाल सकते हो ट्रेडिशनल तरीके से। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई साहब।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या, फिर ऑप्शन से करेंगे सर, सारे सवाल ऑप्शन से करोगे क्या? जितनी संभावना है उतनी करेंगे। एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, ओहो हो, किसी से भी मैं कहूं a का 5%, तो तुम क्या कहोगे? तुम लिखोगे कि a गुणा 5/100, ये हो गया a का 5%। मैं कहूं जी तुम्हारा 10%, तो लिखोगे अपना नाम ABC गुणा 10/100, हो गया जी तुम्हारा 10%। ठीक है, चलो, तो इसलिए अब परसेंटेज तो याद करनी पड़ेगी ना, आगे जाके कार्यक्रम तो तुम्हारा चलेगा ना कि इतने परसेंट लगेगा जी, है ना, तो परसेंटेज तो स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो अब अपनी संख्या 20% से 20 अधिक है, 20 का 20% निकालो जरा, 20 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 2 दूनी 4, क्या 4 20 से 20 अधिक है? तो खुद ही 20 है। ठीक है, चलो 25 का 20% निकालते हैं, 25 गुणा 20/100, तो इससे क्या हुआ? ये काटा, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, मतलब 25 का 20% क्या हुआ? 5, और 25 क्या है? अपने 20% से 20 अधिक है, मतलब इसमें 20 जोड़ोगे तभी तो 25 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यदि आप 1 से 100 तक की सारी संख्याएं लिखेंगे तो जी कितनी बार 3 आएगा? देख लो कितनी बार आएगा। घबरा गए, अरे सर कहां तक लिखूं, मैं तो परेशान हो जाऊंगी। मत लिखो ना, अभी बता रहे हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहले देखो, जब 30 संख्या शुरू होगी, 30 से लेके 39 तक 30 11 बार आएगा। ठीक है, उससे पहले और उसके बाद देख लो। देखो जैसे 1 से शुरू करो, 1 से लेके 30 तक पहुंचते हैं अभी, तो सबसे पहले कहां आएगा? 3 आएगा सर, 3 के बाद 13 में आएगा, 13 के बाद 23 में आएगा, ये आ गया। इससे इसके सिवा तो 3 कहीं नहीं आया। ठीक है, फिर सर 23 के बाद 30 शुरू हो जाएगा, तो 30 से लेके 39 9 बार तो उसमें आएगा, और एक 333 33 आएगा, तो एक 10 और एक 30 वाला। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 11 बार, मतलब 3 बार ये हो गया, 11 बार ये हो गया। फिर 40 के बाद चलो, तो 40 के बाद देखो 43 आएगा, 53 आएगा, 63 आएगा, 73 आएगा, 83 आएगा, 93 आएगा, 6 बार ये आ गए बाबूजी। तो कितने हो गए? 11 और 6 17, 3 20। आंसर कहां है? ऑप्शन नंबर सी। तो 16वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कितनी बार 20 3 आएगा, ये आपसे पूछ रहा है कितनी बार आएगा, तो 20 बार आएगा। ऐसे करके देख लेना है, बात खत्म हो गई। 11 समझ में नहीं आए? देखो कैसे, 30 से शुरू करो, 30 31 32 33 के 2 काउंट होंगे 5, फिर 34 35 36 37 38 39, हो गए 11, तो 11 बार ऐसे आया है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 2000 के 2/5 के 50% का 40% कितना होगा? सर मुझे तो परसेंटेज देख के डर लगता है, अब नहीं लगेगा। देखो कैसे, 2000 का 2/5 निकालो पहले, 2000 गुणा 2/5, लो निकल आया। रामू की मम्मी तुम कैसी बात कर रही हो? 2000 का 2/5 निकल आया, 5 से इसको काट लो, तो 5 चौक 20, ये हो गया 400 दूनी 800 हो गया। अब फिर एक एक करके निकालना, फिर तुम रो चाचा वाली गलती मत करना पीछे, जैसे उसने दोनों को जोड़ के भाग दे दिया ना। हम एक एक करके निकालेंगे। 800 का 50% गुणा 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 8 पंजे 40, मतलब 400 ये आ गया। फिर इसका कितना निकालना है? इसका निकालना है सर 40%, तो 400 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 40 चौका 160। सर मेरा आंसर कितना होगा? 160 या 160 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है, आपसे कहे कि ए का कह दे तुम्हारा नाम, ए का मान लो तुम्हारा नाम है गोलू, ए का गोलू परसेंट कह दे आपसे, तो ए का गोलू परसेंट कितना होगा? तो ए गुणा गोलू/100, सिंपल सी बात है। ऐसे ही वो कह रहा है कि इसका इतने परसेंट, तो गुणा फलाना/100। ठीक है, ए का गोलू परसेंट सीख गए तो सबका मोलू कर लोगे। आगे चलते हैं। 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है तथा उनका लासा 660 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? देखो लासा क्या होता है? लासा जो है वो जिन भी संख्याओं का लासा निकालोगे सबसे डिविजिबल होगा। ठीक है, सब अब मैं यहां आपको कॉन्सेप्ट बेसिक तो समझाने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। लासा क्या होगा? जितनी भी संख्याएं होंगी ना सबसे डिविजिबल होगा। अब संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:6 है। ठीक है, उनका लासा कितना है? 660 है। एक तरीका तो ये है ना। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हो? दोनों को जोड़ लो, 5 6 11, 11 आर बराबर हो जाएगा 660, तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, एक ये तरीका। फिर सिंपल देखो, इनमें से
ठीक है, इनमें से देखो कि कौन सी संख्या 660 को डिवाइड कर सकती है। तो एक तो 22 कर सकती है और एक 110 कर सकती है। तो 22 और 110 अगर करेंगी, लेकिन अब देखो 22 कर सकती है, 110 कर सकती है। क्यों? क्योंकि लासा संख्याओं से डिविजिबल होता है। अब वो कह रहा है कि 5 और 6 अनुपात में है ना। तो छोटी संख्या अगर 22 मान लो छोटी संख्या हुई, तो बड़ी वाली क्या होगी? जहां से आया 26 27, है ना, जहां से आया 26 27, इन दोनों का लासा 660 नहीं हो सकता, है ना। लासा इनका पास में ही मिल जाएगा। 110 अगर एक है ना, 5 110 है, तो 6 कितनी होगी? 21 पंजे 110, 21 छक्का 136 हो जाएगी। ठीक है, 131। ठीक है, चलो, तो इन दोनों संख्याओं का लासा फिर 660 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप इस प्रश्न का आंसर डी पे पहुंच सकते हैं। आगे चलते हैं। x1 x2 और x3 का औसत 14 है, यदि x1 और x2 का योग का दुगना 30 है। हे भगवान, घुमा दिया, सवाल सरल है। देखो, जैसे भी सर आपने बताया, लोलू मोलू गोलू को अगर 10-10 रुपए मिलेंगे तो उनका औसत भी 10 होगा। अब यही बात यहां चल रही है। मैं लिख लेता हूं x1 x2 x3। ठीक है, इनका औसत कितना है? 14 की बात कर रहे हैं, मतलब सब 14 होने चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या हुई? x1 और x2 के योग का दुगना कितना है? 30। तो मतलब योग कितना होगा? 15 होगा। भाई साहब, गोलू मोलू का योग हो गया 15, और ये कितना बचा? x3 का मान क्या होगा? तो 14। तो इसे अगर 14 औसत निकालना है तो 14 तो होना ही पड़ेगा। लेकिन गोलू और मोलू भी अगर 14 होते तो 14 दूनी 28 होता। लेकिन भाई साहब है कितना? 15 ही है, मतलब 13 कम है। तो 14 तो इसे अपना चाहिए और 13 और चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए x3 का मान। तो जो है सबका वो क्या हो जाएगा? एवरेज 14 हो जाएगा। देखो कहीं है क्या 27? लो जी, ऑप्शन नंबर 1 में है, मिल गया आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1/4 से क्या है? अधिक है। तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 1/2। ये क्या हो जाएगा? 4/100। तो ये तो कम ही है ना। ये इसका मतलब हो गया 1/25, तो ये भी कम है। फिर इसका स्क्वायर तो 0.0625 आएगा इसका स्क्वायर बटे 1000, तो जे भी छोटा हो जाएगा। बड़ा पूछ रहा है तो आधा बड़ा है, सिंपल है। ऑप्शन नंबर बी। ये तो वर्गमूल जानते ही होगे, वर्गमूल हटाने के लिए a का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1/2 आंसर हो गया। ये तो सिंपल बात है भाई, इतना मतलब नीचे तक जाके मैं नहीं समझाऊंगा, वरना फिर तो गणित ही पढ़ाऊंगा, है ना, मतलब टाइम ज्यादा लग जाएगा ना। चलो, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 से भाग देने पर 4 शेष बचता है और 17 से भाग देने पर 11 शेष बचता है? काहे चक्कर में पढ़ोगे? के संख्याओं को डिवाइड करो, काम चलाओ। देखो, 13 को मैं 578 से भाग देता हूं तो 13 चौका 52 बचे 5, 13 चौका 52 बचे 5, 58। 13 से डिवाइड, 13 चौका 52, तो 6 बचेगा इसमें तो शेष, ये गलत हो गया। फिर 13 से डिवाइड करता हूं 500, तो 13 चौका 52 बचे 6, 69, और 13 पंजे 65, मतलब 4 बच गया इसमें से। 13 से भाग दिया, लेकिन 17 से भाग देने पर 11 शेष बचता है। तो 17 तिया 51 बचे 7, 79, और 17 पंजे 17 चौका 68, और ये है 79, तो 11 शेष बचेंगे। मैं मुंह जवानी कर रहा हूं, आप कॉपी पे कैलकुलेशन कर सकते हो। 17 से डिवाइड करोगे तो 11 बचेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चेक कर लो, इसे 13 से भाग दे लो, 13 पंजे 65, न जाने का दिया 0, फिर ये नहीं बचेगा। 17 से भाग करके देख लो, 17 चौका 68, 17 तिया 51 ही जाएगा। 51 13 134, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, फिर भी नहीं कटेगा। तो इसमें भी 11 नहीं बचेंगे, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बताने का क्या एम है? बताने का एम ये है कि इन क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है। जो सवाल ऑप्शन से सरल पड़ रहा हो उसको ऑप्शन से कर लेना, ऑप्शन वाली वैल्यू पुट करके देख लेना। एक, अब देखो ये मस्त सवाल है ना, रैप्चिक वाला सवाल है। एक संख्या के घन का वर्गमूल है, ठीक है, उसके वर्गमूल के घन यह संख्या 1 नहीं है और यह 6 से न्यून है। ठीक है, तो इसका यह सवाल क्या कह रहा है? 22वां सवाल आपसे कह रहा है कि एक संख्या के घन का वर्गमूल है, उसके वर्गमूल का घन, ठीक है, वर्गमूल है उसके वर्गमूल का घन, यह संख्या 1 नहीं है और 6 से न्यून है। अब सवाल सही से पढ़ लो, इधर दोबारा पढ़ो, देखो फिर से पढ़ा देता हूं, मतलब समझ में आना चाहिए ना। देखो, एक संख्या के घन का वर्गमूल है, उसके वर्गमूल का घन,
यहां विराम है, यह संख्या 1 नहीं है और यह संख्या 6 से न्यून है। मतलब 1 नहीं है और 6 से न्यून, यानी क्या है, 2 से लेके 5 के बीच में है। तो 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, यही 4 नंबर हो सकते हैं, इनके सिवा कोई नहीं है। करो जैसे कह रहा है कि संख्या के घन का वर्गमूल है, एक संख्या के घन का वर्गमूल। अब इसका घन करना जरा देखो, 2 का घन करो तो 2 का घन हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, है ना। घन का वर्गमूल, क्या 8 का वर्गमूल निकल पाएगा? वर्गमूल निकल ही नहीं पाएगा 8 का, मतलब सिंपल नहीं निकल पाएगा। आगे चलते हैं, इसके घन करो पहले, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। क्या इसका वर्गमूल निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा वर्गमूल, 27 का वर्गमूल होता ही नहीं है। आगे चलते हैं, मतलब होता है दशमलव में आएगा। फिर 4 का घन करो पहले, फिर वर्गमूल तभी तो निकालेंगे। 4 का संख्या के घन का वर्गमूल है ना। तो देखो 4 का घन जब आप करोगे तो 4 चौक 16, चौका 64, 64। अब 64 का क्या वर्गमूल निकल सकता है? हाँ, 8 8 8, 8 भी 64 होते हैं। तो इसका घन का वर्गमूल है, तो घन का वर्गमूल 8 आ जाएगा। उसके वर्गमूल का घन, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका वर्गमूल निकालो 2 और इसके वर्गमूल का घन होना चाहिए 8, ठीक है। समझने का फेरा है, थोड़ा सा सवाल टफ है, देख लेना। लो मैं दोबारा बता देता हूं कि घन का वर्गमूल है। अब देखो 4 अगर मैं लूं तो 4 का घन कितना होगा? 64, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। फिर वो क्या है? उसके वर्गमूल का घन है, यानी इसके स्क्वायर रूट अगर जब करोगे तो इसका क्या आ जाएगा? 2, और इसका घन है ये वाली संख्या। थोड़ा सा शैतान सवाल है, जो मतलब पहली बार गणित से जिनको हुआ लगता है वो छोड़ दे ऐसा सवाल, लेकिन इजी है, अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो सरल है। चलो आगे चलते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 4। आगे चलते हैं। एक घन ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का अनुपात इतना है। अब देखो अनुपात का मतलब क्या होता है? ए और बी कह रहे हैं तो ए बटे बी में लिख लेता हूं 3/5। चलो फिर क्या कह रहे हैं? बी और सी, बी बटे सी कितना है? 6/7 है, यही कह रहे हैं ना। हाँ, फिर और सी और डी कितना है? सी बटे डी कितना है? ये है आपका 8/9, ठीक है। तो ए और डी को प्राप्त होने वाले भागों का अनुपात बताओ। ए बटे डी पूछ रहा है। अब देखो मैं क्या करूं, अगर इन सब की गुणा कर दूं, मतलब ए बटे बी कर दूं गुणा बी बटे सी कर दूं गुणा सी बटे डी कर दूं, तो बी से बी गया, सी से सी गया, मतलब ए बटे डी बचेगा। तो इसका मतलब क्या है? मैं इन तीनों अनुपातों की गुणा कर दूं, मुझे ए बटे डी मिल जाएगा। लो जी कर देता हूं, 3/5 गुणा 6/7 गुणा 8/9। अब देखो क्या इनमें से कोई कहीं से कट पिट रहा है? तो 3 से कट रहे हैं, 3 तिया 9, बाकी कहीं से कोई कट पिट रहा है? नहीं। 3 दूनी 6, ये भी कट गए, ठीक है। चलो तो फिर अब इनकी 8 दूनी 16 और नीचे आ जाएगा 5 संते 35, तो 16:35 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 23वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 16:35, ठीक है। आप सबकी गुणा करने के बाद भी डिवाइड कर सकते हो और सीधे सीधे यहां डिवाइड करके भी फिर न्यूनतम फॉर्म ला सकते हो अनुपात की, ठीक है। तो 16/35 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको कर लेंगे। आगे चलते हैं। रुपए 425 को, कितने रुपए हैं? 425 रुपए हैं को 4 पुरुषों 5 महिलाओं एवं 6 बच्चों में इस अनुपात में बांटा गया जाता है, तो एक पुरुष के हिस्से में कितने रुपए होंगे? देखो 4 पुरुष है लेकिन उनको 9, एक एक को 9 रुपए मिल रहे हैं, तो मतलब 4 गुणा 9 में कर लूं अनुपात, 1 मिनट देख लूं, फिर प्लस कर दूं, है ना, ये तो हो गया। फिर प्लस 5 महिलाएं और सबको 8-8 रुपए मिल रहे हैं, तो 8 पंजे 40, ठीक है। चलो ऐसे कर दूं, प्लस 6 बालक है, सबको 4-4 रुपए मिल रहे हैं, तो 6 गुणा 4, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा रेशो निकल के आएगा। अब देखो 4 रेम 36 प्लस 8 पंजे 40 प्लस 6 चौक 24, ये हो गया, ये और ये 60 प्लस 40 बराबर 100 हो गया। 100 रेशो हो गया, है ना, 100 रेशो आ गए ये, ठीक है। मतलब अब यहां से एक रेशो का मान आ जाएगा, तो 100 रेशो बराबर ये है, तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 4.25 हो जाएगा। 1 रेशो बराबर 4.25 हो जाएगा। तो एक पुरुष का हिस्सा कितने रुपए में होगा? एक पुरुष को कितने रुपए मिल रहे हैं? 9 अनुपात में रुपए मिल रहे हैं, मतलब इस रेशो को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणा 9 बराबर पैसा मिल जाएगा। तो 4 रेम 36 प्लस ये कितना हुआ? 8 होते तो 2 रुपए हो जाता, मतलब
38.25 देखो कहां है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर आप फ्रिक्शन जानते हैं, फ्रिक्शन क्यों, अगर आप वैल्यू पुट करना जान रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरीके से हल किया जाएगा। जितने वो हो और जितना अनुपात कह रहा हो, मतलब एक एक को उतने उतने रुपए मिल रहे हैं, उनको गुणा करके रेशो निकाल लेंगे। रेशो जब आ जाएगा तो उसको डिवाइड कर लेंगे जो मूल वैल्यू होगी उससे, तो उससे एक रेशो का मान मिल जाएगा। और जब एक रेशो का मान मिल जाएगा तो हमसे पूछ रहा है कि एक पुरुष को 9 रेशो मिल रहे हैं, तो मतलब एक पुरुष को 9 रेशो मिल रहे हैं, तो 1 रेशो इंटू 9 बराबर हमें आंसर मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 20% की दर से घटती रहती है। घट रही है भाई साहब, है ना, कोई कारण होगा घटने का, कुत्ता चल रहे होंगे गांव में, धूना है, तारी दुश्मनी मेरे से, मारी दुश्मनी तुम्हारे से, ठीक है। चलो तो घट रही है। यदि इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले 10,000 थी तो इस समय इसकी जनसंख्या क्या है? लो भाई साहब कुछ नहीं है, 2 साल पहले 10,000 थी। चाचा कह रहे हैं सवाल में कि 20% घट रही है, तो 10,000 का 20% में निकालूंगा, बटे 100 कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, मतलब 2,000। मतलब भाई साहब पहले साल में जनसंख्या कितनी कम हो गई? 10,000 माइनस 2,000, मतलब 8,000 रह गई। 2,000 टपक लिए जी, कट्टा कट्टा करते करते 8,000 रह लिए। अभी तो 1 वर्ष है, 1 वर्ष और पड़ा है क्योंकि 2 वर्ष पहले की थी ना। अब 8,000 का 20% टपकेंगे, तो 8,000 का 20% टपका देता हूं। 8 दूनी 1,600, मतलब 1,600 आदमी और चले गए। 8,000 माइनस 1,600, 8,000 में से जब मैंने 1,600 घटाए तो कितना बचा? ये बचेगा 6400। तो 10,000 अगर जनसंख्या है तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या रह जाएगी? 6400। विकल्प संख्या डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। 2 ग्राम है, कौन कौन से? रामपुर और श्यामपुर। वाह मोदी जी वाह, ठीक है। चलो रामपुर और श्यामपुर में पुरुष जनसंख्या 55%, महिला जनसंख्या में 45% है। रामपुर में साक्षरता इतनी, महिलाओं की इतनी, श्यामपुर में इतनी इतनी। देख लेते हैं भाई साहब, इस सवाल थोड़ा सा समय लेगा, कर लेते हैं। देखो 2 गांव हैं, एक रामपुर है एक श्यामपुर है, ठीक है। रामपुर का मेल फीमेल कर लो और श्यामपुर का मेल फीमेल कर लो, ठीक है। अब देखो आगे की बात क्या चल रहे हैं कि श्यामपुर में ग्राम रामपुर और श्यामपुर में पुरुष जनसंख्या 55% व महिला जनसंख्या 45% है, ठीक है। दोनों में है 55 और 45, 55 और 45, ठीक है। चलो फिर क्या कह रहे हैं कि रामपुर में साक्षरता पुरुषों की 55% है, मतलब 55 गुणा 55, पुरुषों का ही तो 55 है, बटे 100 है, प्लस फिर फीमेल की कितनी है? तो और महिलाओं की साक्षरता 45% है, मतलब 45% ही महिलाएं, 45 गुणा 45 बटे 100 है। ये तो हो गया रामपुर का। श्यामपुर के क्या हाल चाल है? ग्राम श्यामपुर में यह दर पुरुषों में 45% है, तो मतलब 55 का 45% बटे 100, और ये कितनी है? महिलाओं में 55% है, तो ये हो जाएगा 45 का 55% बटे 100, ठीक है। यही तो होगा। अब ऐसे में आपसे पूछ रहा है ये पूरी कहानी लिखने के बाद क्या सही है? दोनों ग्रामों की साक्षरता 50% से अधिक है, तो 50% से ज्यादा कैसे हो जाएगी? ठीक है, जब इसके 45% है और इनके ये गलत हो जाएगा, यहां भी गलत होगा। फिर दोनों ग्रामों की साक्षरता स्तर समान है परंतु 50% नहीं है। समान कैसे हो जाएगी? यहां 55 की मल्टीप्लाई है, 45 की मल्टीप्लाई है, यहां 55 की मल्टीप्लाई है, भी गलत हो गया। ग्राम रामपुर की साक्षरता स्तर ग्राम श्यामपुर से निम्न है, मतलब रामपुर की कम है क्या? रामपुर की तो ज्यादा होगी, 55 को मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां 45 को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो रामपुर की तो कम होगी। ग्राम रामपुर की साक्षरता दर श्यामपुर से उच्च है, हां तो रामपुर की ज्यादा है, श्यामपुर की कम है। आप चाहो तो इसको कुछ संख्या भी मान के कर सकते हो जो 55 और 45 से डिविजिबल हो, ऐसी संख्या मान लो रामपुर की और श्यामपुर की, फिर सॉल्व कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा समय टाइम टेकिंग सवाल है, लेकिन जनसंख्या मान के करना ज्यादा सरल रहेगा, ठीक है। उसमें आप एग्जैक्ट निर्णय निकाल पाओगे, क्योंकि अभी आपका बहुत टाइम खा जाएगा, इसलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं इसी तरीके से, सिंपल से। आगे चलते हैं। ए भाई साहब जो है वो बी से 5 वर्ष छोटा है,
मतलब ए जो है वो बी से 5 वर्ष छोटा है, मतलब बी कितने का है, बी 10 का है तो ए 5 का है। इनकी कहानी ये चल रही है, ठीक है। बी सी से 3 गुना बड़ा है तो सी से 3 गुना बड़ा है, मतलब सी कितने का हो गया, 3.33 का हो गया। इसको एक्स ही मान के करो, ज्यादा सही रहेगा। देखते हैं, ठीक है। आयु वाले सवाल, प्राय आयु वाले सवालों में एक्स मान के ही करना चाहिए, सरलता आ जाती है, ठीक है। देखो जैसे ए बी से 5 वर्ष छोटा है तो बी कितना है, अगर बी एक्स है तो ए एक्स माइनस 5 है, यही तो कह रहा है, ए बी से 5 वर्ष छोटा है, ठीक है। बी सी से 3 गुना बड़ा है तो बी जो है वो सी से 3 गुना बड़ा है ना। सी से 3 गुना बड़ा है तो सी कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, ठीक है। यदि सी 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था, यानी सी आज कितने का है, 14 वर्ष का है। भाई 4 वर्ष पूर्व 10 साल का था, आज 14 साल का है, तो ए की आयु 6 वर्ष बाद होगी। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, x/3 बराबर हो गया 14 के। भाई 4 वर्ष पहले सी कितने का था, 10 का था, तो आज 14 का है, जबकि x के हिसाब से आ रहा है x/3 का, तो x का मान कितना हो गया, 14 तिया 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ठीक है, 42 हो गया x का मान। फिर अब वो क्या पूछ रहा है, तो a की आयु 6 वर्ष बाद क्या होगी, तो a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x-5 यानी 42 - 5 यानी 37। ये आ गई ए की वर्तमान आयु, और ए की 6 वर्ष बाद आयु क्या होगी, 37 + 6 मतलब 43। तो आंसर कितना होना चाहिए, 43। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, घबराना नहीं है, इतने दिन बड़ा हो गया सर, मैं कैसे करूंगी, कल लगी भाई। देखो इसमें क्या करना है, सब देखो, मैं कहूं तुमसे कि ये आज संडे है और गोलू का जन्म मुझसे 7 दिन बाद हुआ है, तो 7 दिन बाद तो सेम डे होगा। मेरा जन्म अगर संडे को है तो गोलू भाई का भी संडे को हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया ना, मेरा जन्मदिन अगर संडे को है तो गोलू बाबू का भी जन्मदिन संडे को ही होगा, ठीक है, क्योंकि 7 दिन बाद है। लेकिन अब ये ज्यादा दिन दे दिए 562, तो कोई घबराने की बात नहीं है। 562 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 8 = 56, हासिल एक्स्ट्रा बच गए 2, तो ये 2 दिन जो है ना ये एक्स्ट्रा हैं, बाकी तो दिन सेम आते जाएंगे, ठीक है। मैं तुमसे कहूं मेरा जन्म तुम्हारे जन्म से 14 दिन बाद हुआ, तो 14 दिन लगा लो, सेम डे आएगा, जिस दिन तुम्हारा हुआ होगा उसी दिन मेरा हुआ होगा, है ना। अब मैं कहूं 15 दिन बाद हुआ तो 1 डे चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरा भाई, मतलब ये तो हूं मैं और ये है भाई साहब भाई, और भाई कितने दिन बड़ा है, 562 दिन, या मैं लिख लूं +2 दिन बड़ा है, ठीक है। जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। दीदी कितनी बड़ी है, दीदी 75 सप्ताह बड़ी है। दीदी कितनी बड़ी है, दीदी भाई से भी 75 सप्ताह बड़ी है, ठीक है। दीदी भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। अब बताओ 75 सप्ताह बड़ी हो गई, मैं कहूं 90 सप्ताह बड़ी है, तब भी क्या फर्क पड़ना है, सप्ताह है ना। तो आज मैं कहूं आज जो दिन है 1 सप्ताह बाद वही दिन होगा, तो दीदी 75 सप्ताह बाद बड़ी सही वही दिन होगा। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ है, ठीक है, मतलब भाई का जन्म भी मंगल को ही हुआ होगा और बहन जी का जन्म भी मंगल को ही हुआ होगा, ठीक है। फिर तो मेरा जन्म किस दिन हुआ है, अब ये बड़े हैं, मतलब 2 दिन मुझसे बड़े हैं, 2 दिन हफ्ते के हिसाब से मुझसे बड़े हैं। बड़े हैं मतलब क्या है, मुझसे पहले पैदा हुए होंगे, ठीक है। तो 2 दिन बड़े हैं, तो बड़े कब होंगे, जब वो मंगल को पैदा हो और मैं किस दिन पैदा हूं, रविवार को पैदा हुआ हूं, ठीक है, तभी 2 दिन बड़े हो पाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से 28वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 28वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, ये बेसिकली रीजनिंग का भी सवाल बन सकता है, लेकिन 28वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके रविवार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, संडे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, रविवार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कोई धन 5 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा। देखो 5 वर्ष वार्षिक ब्याज चल रही है, कितने साल में दुगना हो जाएगा। दुगना होने का क्या मतलब है, दुगना होने का मतलब है कि वो धन 100% बढ़ गया। 100% कोई चीज बढ़ गई, मान लो तुम्हारे पास 2 रुपए थे, तुम्हारी जेब में 4 हो गए, तो मतलब 2 रुपए 100% बढ़ गए, तभी तो 2 और 2 मिलके 4 हो गए। तो दुगना होने का मतलब है 100% बढ़ना। अब 100% कब बढ़ेगा, 5% की दर से, दोनों में परसेंटेज है, दोनों को नीचे रख के काट दोगे, टाइम आ जाएगा 20, तो कितने साल में 20 हो जाएगा, 20 वर्षों में दुगना हो जाएगा। मतलब अगर बैंक की ब्याज 5% है और 20 साल आप पैसा डाल के अपना भूल जाओ और वो साधारण ब्याज
दे रहा हो, साधारण और चक्रवृद्धि में अंतर हो जाता है, साधारण ब्याज दे रहा हो तो 20 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, है ना। 20 दिन वाले पैसा डबल वाली स्कीम तो सुनी थी सर, ये तो बहुत लंबा समय हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। कितने साधारण ब्याज की दर से एक राशि 16 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाएगी? देखो भाई साहब, दुगनी होने का क्या मतलब है? 100% हो जाएगी। 100% कब बढ़ेगी? कितने 16 वर्षों में बढ़ रही है, मतलब ब्याज की दर क्या होगी? काट लो, 16 छंग 96, बचे 4 दशमलव आगे 0 बढ़ाया 40, 16 दूनी 32, बचे 8 80, 16 पंजे 80, मतलब 6.25 वर्ष में वो क्या होगा? 6.25% की दर से अगर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो 16 वर्षों में क्या होगा? पैसा डबल, है ना। अब ये दिखा देना कि स्कीम देखो, पैसा डबल वाली स्कीम मास्टर बता रहा है, ठीक है। तो पैसा डबल वाली स्कीम है भाई। 16 वर्ष में पैसा कैसे डबल होगा? अगर 6.25%, मतलब 6 सही 1/4 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 6.25% वार्षिक ब्याज होगी, तो 16 वर्षों में आपका धन क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। 10% ब्याज पर रुपए 2000 निवेशित किए गए, ठीक है। 2000 रुपए को निवेश करा जी 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति 6 माह पर की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे भी ब्याज। जैसे मान लो तुमने 100 रुपए लगाए, 10% की ब्याज से लगाए, तो एक साल में वो हुए 110। अब अगली साल 100 पे ही ब्याज नहीं मिलेगा, अगली साल 110 पे ब्याज मिलेगा, मतलब मूलधन जुड़ जाता, मूलधन में जुड़ जाती है ब्याज, ठीक है। दैट इज चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति 6 माह पर की जाए तो एक वर्ष के अंत में कितना पैसा मिलेगा? तो देखो, अब देखो 10% वार्षिक है, यानी 6 महीने में कितना हो गया? 5% ब्याज, तो 2000 गुना, इसको आप कैसे कर सकते हो? जितना ब्याज बढ़े, मतलब 105, 5% बढ़ेगा ना 6 वर्ष में, बटे 100, ऐसे कर सकते हो। गुना 2 बार करना है ना, 2 छमाही, तो 105 बटे 100, यानी ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 से 1 कट जाएगा, 2 पंजे 10, 5 से कट जाएगा 21, 21 गुणा 105, मतलब आ जाएगा 2205 रुपए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मेरा वाला तरीका है, क्या है? 2000 रुपए है, 10% ब्याज है, लेकिन 6 माही पे कलेक्ट हो रही है, मतलब 5% हो गई, तो इसका 5% करा, मतलब 100 रुपए बढ़े, ठीक है। और 5% अगली छमाही पे बढ़े, मतलब 100 रुपए बढ़े, लेकिन 6 माह होने के बाद ये मूलधन 2100 हो जाएगा, और 2100 हो जाएगा तो इस 100 रुपए पे भी 5% मिलेगा, मतलब 5 रुपए मिलेगा। मतलब ब्याज कितनी मिल गई? इतनी मिल गई, 205 रुपए ब्याज मिल गई, 2000 रुपए मतलब 2205 रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। चलो, तो ये तो बेसिक फार्मूला है, ये अपना शॉर्टकट है। एक रेलवे स्टेशन पर एक डाउन ट्रेन प्रति 2 मिनट पर तथा एक अप ट्रेन प्रत्येक 3 मिनट पर गुजरती है। 30 मिनट में कितनी ट्रेनें गुजरेंगी? इसमें क्या है? एक डाउन ट्रेन प्रति 2 मिनट पर गुजरती है, तो डाउन ट्रेन कितनी गुजर जाएंगी? डाउन ट्रेन प्रति 2 मिनट, 30 मिनट में 15। फिर 3 मिनट पर एक अप ट्रेन गुजरती है, तो अप ट्रेन कितनी हो जाएंगी? 10, मतलब कितनी हो जाएंगी? 25 ट्रेनें गुजरेंगी। क्या दिक्कत है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो 32वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं जी, 33वां सवाल देखते हैं, ठीक है। चलो, एक रेलगाड़ी 3 मिनट देर से चल रही है, और ये बहुत देर से चल रही है सर, 3 मिनट देर, इतना तो हमारे यहाँ हिलने डुलने में 3 मिनट हो जाते हैं। चलो खैर, 3 मिनट विलंब से चल रही है, वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंबित और होती जा रही है। 1 मिनट में कितनी हो रही है भाई? 3 सेकंड विलंब हो रही है 1 मिनट में, ठीक। फिर 60 सेकंड कितनी देर में विलंब होगी? तो 1 गुणा 60 बटे 3, यानी 20 मिनट में क्या हो जाएगी? 60 सेकंड। या मैं कहूं 1 मिनट का विलंब हो रहा है उसको कितने में? 20 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट का विलंब कितनी देर में हो जा रहा है? 20 मिनट में हो जा रहा है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। चलो, फिर वो आगे क्या कर रहे हैं कि होती जा रही है, बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा घंटा विलंब हो जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखना, 3 मिनट तो वो पहले से ही विलंब चल रही है, 1 घंटा और विलंब होने के लिए कितना और चाहिए? 57 मिनट और विलंब बोले, तो 1 मिनट विलंब हो रही है 20 मिनट में, तो 57 मिनट कितनी देर में विलंब होगी? 1 मिनट 20 मिनट में हो रही है, तो 57 मिनट होगी 20 गुणा 57 बटे 1, ठीक है। 57 को 20 से गुणा कर लो, 57 मिनट तो ये, और 3 मिनट पहले से विलंबित है, तो 1 घंटा विलंबित हो जाएगी। इसको गुणा करोगे तो 57 दूनी 114,
ठीक है, मतलब 1140 मिनट में वो क्या होगी, पूरा 1 घंटा विलंबित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जरूर याद रखना है 3 घंटे पहले से ही विलंब चल रही है, 57 मिनट और विलंब करा लेना है, वो हमने करा लिया अपने पैतरे से और आंसर हमें आपको मिल गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल, 10-15 सवाल और बचे हैं, 48-49 सवाल ही हैं, 50 भी नहीं है। यदि पंप ए के द्वारा एक पानी के हौज को 6 घंटे में और पंप बी के द्वारा एक पानी के हौज को 12 घंटे में भरा जाता है, तो पंप ए कितनी देर में भर रहा है, टाइम 6 घंटे में, और पंप बी कितना भर रहा है, 12 घंटे में। हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 12, जब एलसीएम 12 आ जाएगा तो इसको डिवाइड करके इनकी इफिशियंसी आ जाती है ना, इफिशियंसी। ठीक है, तो 6 ये 2 ये 1, इफिशियंसी का क्या मतलब है कि ये 1 से ही काम कर लेगा, भाई साहब 2 कर पाएंगे। ठीक है, भरा जाता है, दोनों पंप ए तथा बी साथ चला दें, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3। कितना भरना है, 12, तो 12/3 मतलब 4, उसमें 4 घंटे में भर देंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये आप सबको सवाल आता होगा, है ना, इस प्रकार के सवाल आप सभी को आते हैं। चलो आगे चलते हैं। 3 समान पात्र ए, बी और सी जल, पारा और मिट्टी का तेल एक ही स्तर तक भरे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों पात्रों के आधारों पर समान टोटियां लगी हैं, एक सी टोटियां हैं। यदि तीनों टोटियां एक साथ खोली जाए तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा, तीनों एक साथ खाली हो जाएंगे। भाई टोटी समान है ना, क्योंकि निकलने वाला पदार्थ जो होगा वो टोटी के एरिया पर डिपेंड करेगा। जितनी टोटी और सब सेम है, ऊपर से सब सेम है, तो जितनी टोटी सब में से बराबर टोटी निकल रही, सब में से स्पीड धार बढ़िया निकलेगी। तीनों पात्र एक ही समय पर खाली होंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई, तो आपके अंक गणित के इतने ही सवाल थे, बीज गणित और रेखा गणित के 2-2 4-4 सवाल हैं, इनको भी खत्म करके उड़ाते हैं। चलो, किसी निश्चित समय में 2 खिलाड़ी खेल के मैदान पर खड़े हैं, उनके अवस्थानों के कार्तीय निर्देशांक इतने और इतने हैं, खिलाड़ियों के बीच की दूरी क्या है। इसका फॉर्मूला होता है, वैसे छोड़ भी सकते हो सवाल, अगर ऐसा सवाल आ जाए, आएगा नहीं, घबरान नहीं है ना, आएगा नहीं, अब नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कैसे होगा। इसका फॉर्मूला होता है निर्देशांकों का बीच की दूरी बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये निर्देशांक होते हैं x y में, ये x है, ये y है, ये x1 y1 है ना, और ये x2 y2 है। ठीक है, दोनों निर्देशांक दिए हैं, घटा दो। ठीक है, देखो अब x2 - x1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, x2 कितना है, -40 - 20 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, -20 और -60 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन उसमें है, दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 40 20 60 का स्क्वायर, 60 मतलब 6 छंग 36, ये हो जाएगा 3600 प्लस ये हो जाएगा 80 यानी 6400, टोटल 10,000 यानी 100 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब अंडर रूट में 10,000 और वर्गमूल जब हटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 100। तो उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 इकाई हो जाएगी। ठीक है, ये 12th के सवाल है, इनको घबराना नहीं है, ऐसे सवाल अब नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जाए तो छोड़ जाना, सेम आ जाए तो याद रख लेना, इनका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक नाव जिसकी शांत जल में गति कितनी है, 6/4 किलोमीटर प्रति घंटा है, गति दी है। 1 किलोमीटर दूरी तय करने में नदी के प्रवाह के विरुद्ध उसे 15 मिनट लग गए। ठीक है, तय करती है, तो नदी के प्रवाह की गति कितनी है। अब देखो हमें क्या करना है, नदी के प्रवाह के विरुद्ध उसकी चाल निकाल लेनी है। मान लो सामान्य चाल 6 है और नदी के प्रवाह के विरुद्ध उसकी चाल हमें पता चल जाए तो क्या होगा, हम दोनों घटा के आंसर प्राप्त कर लेंगे। अब देखो नदी के प्रवाह के विरुद्ध कैसे निकालेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है जी सर, बचपन से पढ़ता आ रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो देखो दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर तय कर रहा है ना, 1 किलोमीटर बटे 15 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मिनट में है, किलोमीटर के साथ घंटा लिखा जाता है, तो घंटा लिखा जाएगा, तो मतलब क्या लिखा जाएगा, 15 यानी 1/4 यानी 1/4 में इसको लिख दूंगा। ठीक है भाई, 15 मिनट का मतलब क्या हो गया, 15, अरे प्रभु 15/60 ही तो करोगे घंटा बनाने के लिए, 15 चौका 60, 1/4 तो मैंने लिख दिया 1/4, दूरी बराबर वोटे समय। अब ये 4 पहुंच जाएगा कूद के ऊपर, यानी 4/1 या मैं लिख लूं 4, तो इसकी चाल कितनी हो गई 4। पहले चाल कितनी है 6, तो भाई साहब 2 जो चाल कम हो गई वो किसने जोर लगाया, नदी के प्रवाह ने जोर लगाया। वही हमसे पूछ रहा है नदी के प्रवाह की गति कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
500 व्यक्तियों के एक समूह में 300 व्यक्ति केवल हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, 500 व्यक्तियों का समूह है, 300 क्या कर रहे हैं, केवल हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है, केवल हिंदी है, ध्यान रखना। 120 केवल अंग्रेजी बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब 420 लोग हो गए। ठीक है, बोल रहे हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, बची हुई होगी, क्योंकि 500 में सब ना कुछ तो बोल रहे होंगे, तो 80 व्यक्ति क्या कर रहे होंगे, दोनों भाषा बोल रहे होंगे, और वो केवल हिंदी बोल रहे हैं, वो केवल इंग्लिश बोल रहे हैं, तो बचे हुए दोनों भाषा बोल रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी 80 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 100 छात्रों में से 40 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण है। अब ध्यान रखना, यहां केवल अंग्रेजी नहीं कह रहा है, अंग्रेजी कह रहा है, तो 100 में से 40 तो हो गए इंग्लिश में फेल, 40 हो गए अंग्रेजी में फेल। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, 20 हिंदी में फेल है, तो 20 हिंदी में फेल हो गए। 12 छात्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में, अब इनमें से कॉमन आ जाएंगे 12, क्यों, क्योंकि भाई साहब जब हिंदी वाले गिनने होंगे तब भी ये 12 चक्कर में आ गए होंगे, इंग्लिश वाले गिनने होंगे तब भी ये 12 चक्कर में आ गए होंगे। मतलब इन 60 में से जो फेल वाले हैं 12 डबल काउंट हैं। ठीक है, तो 12 में इसमें से घटा दूंगा, मतलब क्या होगा, 48 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हैं। ठीक है, 48 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हैं। हिंदी में होती है, दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, तो 48 अगर फेल हैं तो दोनों में उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 52, 52 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। 4 संख्याओं के एक समुच्चय पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा संख्याएं 6, 14 इतनी प्राप्त होंगी। ठीक है, चलो इनके वर्ग में एक जोड़कर, अब देखो इनके वर्ग में एक जोड़कर, अगर वर्ग में एक जोड़ते तो 6 बनता, मतलब 6 में से एक घटाऊं तो वो संख्या किसी का वर्ग होना चाहिए। भाई मतलब तो यही हो गया, ये बनाना चाह रहे हैं तो इनके वर्गों में एक जोड़कर मतलब ये संख्या बन जाए, तो वर्गों में एक जोड़कर मतलब इन संख्याओं में से एक घटा लूं तो वो संख्या वर्ग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, क्या 5 वर्ग है, नहीं है, क्या 13 वर्ग है, नहीं, क्या 53 वर्ग है, नहीं, क्या 148, कैसी बातें कर रहे हो सर, एक भी तो वर्ग ना है। तो भाई मैं कैसी बात कर रहा हूं, तू ऑप्शन 1 काट लो, काट दिया। इनके घन में से एक घटाकर, अब घन में से एक घटाकर मतलब इनमें एक जोड़ूं तो वो संख्या घन बन जाए। क्या 6 और 1 7 घन है, क्या 14 और 1 15 घन है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप भी, इसे भी काट दो। फिर 2 जोड़ने के बाद 2 से गुणा करने पर, 2 जोड़ने के बाद 2 से गुणा मतलब 3, और 3 में 2 जोड़ा हो मतलब 1। ठीक है, देखते हैं। 1 में, अब देखो इसका मतलब 1 में 2 जोड़ो मतलब 3 हो गए, और 3 की 2 से गुणा करो मतलब 6 हो गए। फिर दूसरे को पकड़ते हैं, 2 जोड़ ले तो इसकी 2 से भाग करोगे 7, और 7 में 2 जोड़ोगे 5। ठीक है, तो 5 से बन जाएगा 14। फिर आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये इतना घपले वाला आइटम तो होगा ही नहीं। इनके वर्ग में 5 जोड़कर, अब देखो इनमें से 5 5 घटाओ तो क्या ये संख्या वर्ग बन रही है। देखो इनके वर्ग में 5 जोड़ रहे हैं ना, तो वर्ग में 5 जोड़ के संख्याएं बन रही है, मतलब इनमें से 5 घटा लूं तो वर्ग संख्या प्राप्त होनी चाहिए। 5 घटाया 1, 5 घटाया 9, 5 घटाया 49, 5 घटाया 144। सर सारी वर्ग संख्याएं 1 की है, ये 3 की है, ये 7 की है, ये 12 का है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को करने का विकल्प के सिवा तो कोई विकल्प है ही नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर आ गए रेखा गणित, ठोस और ज्यामिति। इनसे रिलेटेड भी 4 से सवाल आपसे पूछे गए हैं। 1-2 फॉर्मूले याद कर लें। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, πr² उसका क्षेत्रफल होता है। आयत की क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा या लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। आयत का परिमाप क्या होता है ना। उसी तरीके से इन सबको याद कर लेना, अभी मैं करा देता हूं आपको। चलो 7-8 सवाल और बचते हैं, खत्म करते हैं। यदि आप आयताकार क्षेत्र की लंबाई 50% बढ़ा दो और चौड़ाई उसकी 20% बढ़ा दो तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। मान लो मैंने मान ली कि पहले उसकी लंबाई थी 100, चौड़ाई थी 50, तो क्षेत्रफल कितना होता, 5000। क्यों, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्या कह रहे हैं, लंबाई बढ़ा दी 50% मतलब 150 कर दी, और चौड़ाई बढ़ा दी 20% मतलब 60 कर दी। 50 का 20 10 होगा, 10 मैंने जोड़ दिया 60 कर दी, तो कितना हो जाएगा, 15 छिक्का 90 है ना, 9000 हो जाएगा। ठीक है, 9000 हो जाएगा, तो उनका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बटे में दिया है, मतलब 9000 हो गया। किसका हो गया, 5000 पहले था, अब 9000 हो गया, मतलब 9/5 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही पूछ रहा है कितने गुना हो जाएगा, मैंने बता दिया कितने गुना हो जाएगा, है ना। उनको करके देख लिया, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9/5 गुना। आगे चलते हैं।
वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो एक वर्ग बना लेते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ये भी आधी, ये भी आधी, ये भी आधा, ये मतलब ठीक है। इस तरीके से के अंदर वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब इसके अंदर सबसे बड़ा वृत्त जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और ये क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर का मान कितना हो जाएगा, एक कहीं से भी देख लो, क्योंकि ये हाफ भुजा होगी ना, तो आई मतलब उसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या पाई का मान 3.14 लगाते हैं, 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें से सबसे निकटतम लगा लो, या ये आंसर गलत दिया है, किताब में भी आपकी परीक्षा में बाहर कर दिया गया था इस प्रश्न को। चलो आगे चलते हैं, बता दिया लेकिन मैंने कैसे होगा। 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास के, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या के अर्धवृत्त में निर्मित, अब देखो 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास मतलब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, अर्धवृत्त मैंने बना लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ये कितना है, आर है। ठीक है, में निर्मित सबसे बड़े त्रिभुज, तो सबसे बड़ा त्रिभुज ये हो पाएगा, ये आर होगी। तो त्रिज्या का क्या मतलब होता है, केंद्र से परिधि पे डाला गई कोई भी दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी आर होगा, मतलब ये समबाहु त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो 1/2 आधार कितना है, आधार त्रिभुज का आर और आर 2r हो गया, 1/2 गुणा 2r गुणा ऊंचाई कितनी है, आर हो गई है ना, 2 से 2 कट गया, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो तो आर सेंटीमीटर है, इसलिए आर स्क्वायर सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, यदि किसी वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो परिधि 50% बढ़ाओगे तो त्रिज्या भी 50% बढ़ेगी, इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, अब देखो मान लो पहले त्रिज्या 10 थी, तब उसका क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर, यानी 100 पाई उसका क्षेत्रफल था। अब त्रिज्या आपने कर दी 15, 50% बढ़ा दी, तो कितना हो जाएगा, 225 पाई हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब 225 हो गया, 15 गुणा 15। ठीक है, अब देखो कितना बढ़ गया, 100 से 125, 225 हो गया, मतलब 125% बढ़ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 125, 125 किस पे बढ़ा, 100 पर, तो 125 गुणा 100/100 मतलब 125% उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। आगे चलते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r है, c है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सर पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, c है। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी प्रत्येक भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है, तो वृत्त की त्रिज्या की दुगनी कितनी हो गई, 2r हो गई ना, 2r हो गई। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, s। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा कितनी है 2r, तो 2r गुणा 2r या 2r का स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4r स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2r गुणा 2r, 4r स्क्वायर बराबर हो गया s। तो ऐसे में c का मान s से कम होगा, c का मान क्या होगा, s से कम होगा, बिल्कुल कम होगा। क्यों, क्योंकि पाई का मान होता है, देखो आर स्क्वायर सेम है, लेकिन पाई का मान यहां होता है 3.14 और ये है 4, तो c का मान s से कम होगा, c का मान s से अधिक होगा, अधिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 3.14 आर स्क्वायर, और ये है 4r स्क्वायर, तो c कम है ना, तो c का मान s से कम होगा। ए इस विकल्प, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला देखते हैं, किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, भुजा गुणा भुजा। ऐसे ही घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। ये रहा आपका घन, ये आपका घन हो गया। तो घन में देखो, जैसे पासा ले लो यार, सिंपल घन की एग्जांपल है पासा, पासे में 6 साइडें होती हैं, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब हर सतह का क्षेत्रफल तो कितना होता है, वो 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, a यहां भुजा है, कितना है, 216 वर्ग मीटर है। फिर तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन घन का होता है a क्यूब, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, ये घन का आयतन होता है। यहां से मैं a का मान निकाल लूं तो पहले a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 216/6, 6 × 3 = 18, 6 × 36।
ठीक है, बचे 3 तो 6 चंग 36, 36 मानी ए का मतलब हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 6, ठीक है, ए बराबर हो जाएगा 6 और ए बराबर 6 है तो ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, वो फिर से 216 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 46 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 216 घन मीटर। तो फॉर्मूले बेसिक से हैं, इनको ध्यान रख लेना, इनको याद सा कर लेना, सवाल अगर आ गया तो आपसे हो जाना चाहिए। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए, मतलब 100 थी 90 कर दी, यही तो मतलब है, तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल कितना होता, 1 लाख नहीं 10 लाख हो जाता, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा होता है 2 4 6 0। अब कितना हो गया 9 एम 81 और 217 है ना, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, कितनी कमी आ गई, 217 कमी आ जाएगी तो कितने परसेंट कम हो जाएगा ये, तो ये परसेंटेज आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना आप। ठीक है, इजी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना। कैलकुलेट आप करोगे तो कितना कम हो जाएगा, 27.1% कम हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि वो 9 कम होगा ना, 9 कम होगा तो मतलब 9 रहेगा, 10 कम होगा, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 47 में का। आज का अंतिम सवाल, लास्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है x का वह जो QCP, ये कौन है QCP, इस कोण के मान को कितना कर दे, 180 डिग्री कर दे। सरल रेखा का क्या मतलब होता है, 180 डिग्री होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा 3x + 10 + 2x बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब देखो 3 और 2 5x, ये हो गए 5x + 10 बराबर कितना हो गया 180, 5x बराबर कितना हो गया 170, 5x बराबर 170, x बराबर कितना हो गया 170/5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 3 15, 5 चौक 20, 34 डिग्री। x का मान अगर मैं 34 डिग्री रख दूं तो QCP क्या होगा, एक सरल रेखा हो जाएगी, यह 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपके समस्त मैथ के सवाल खत्म होते हैं। आप इस क्लास को बढ़िया से लाइक साझा कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, फिर जल्दी से आपको मैं रीजनिंग की भी वीडियो देता हूं, क्योंकि वो वीडियो लगभग 3 घंटे की रहेगी, क्योंकि 150 सवाल उसमें हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लग रही है जरूर बताते चलिएगा। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मैथ रीजनिंग आपको मैं करवा दूंगा, मैंने आपको स्टाइल में भी दिखाया था मैं हूं ना, तो मैंने आज वो प्रूव भी कर दिया कि मैं हूं ना। ठीक है, क्लास आपको कैसी लग रही है जरूर बताते चलिएगा, दोस्तों के साथ साझा जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लोग मैथ रीजनिंग को अवॉइड कर देते हैं और ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी डेली मेंटरशिप प्रोग्राम का रिवीजन 2 20 तारीख से शुरू हो रहा है, तो आपने अगर एक रिवीजन 1 अगर अभी तक फॉलो नहीं करा है, रिवीजन 2 और 3 जरूर फॉलो कर लीजिए। 20 तारीख से लेकर 8 फरवरी तक या 9 फरवरी तक मैं 2 बार रिवीजन और करा दूंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि उस रिवीजन के साथ आपको कंटेंट भी दे दूं वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, तो ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ साझा जरूर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि बाकी तब तक के लिए जोरदार तरीके से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।